गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जिस क्लास के बारे में बात की थी, हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने बात की थी एक महान शासक राणा छेतर सिंह और उनका दूसरा नाम था राणा खेता। तो उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में उनके सुपुत्र महाराणा लाखा या लख सिंह जो मेवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं, उनका शासनकाल रहा था 1382 से 1421 ईस्वी तक। देखो, जो महाराणा लाखा है, महाराणा लाखा के बारे में हम पढ़ने पे 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें थोड़ा सा हमें समझने की चीज ये है कि इनके शासनकाल में इनका लक है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा था। जो सारे काम हुए सारे लक के कारण हुए। कसर कैसे? अभी देखो, एक एक चीज पे बात करते हैं। पहला, जैसे ही यह मेवाड़ की गद्दी पे बैठे, पहला काम इनके एक उदयपुर है, उदयपुर में एक जगह है जावर, जावर उदयपुर में चांदी की खान मिल गई। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपको अचानक कोई 50 या 60 हजार रुपए दे दे तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। चांदी होने का मतलब है जैसे ही चांदी की खान मिली, मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई उसमें, और मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बढ़ते ही इन्होंने अच्छे अच्छे हथियार खरीदने स्टार्ट कर दिए, महलों का निर्माण कराना स्टार्ट किया। कुल मिला के इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड लेवल है वो काफी बढ़ गया। तो सबसे पहले अब चांदी की खान मिलनी थी, वो राणा छेतर सिंह के समय भी मिल सकती थी, लेकिन इनके भाग्य में नहीं था। राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि तो जावर उदयपुर में जो चांदी की खान है वो किसके शासनकाल में मिली? तो किसके शासनकाल में मिली? राणा लाखा के समय। पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा इनका कोई योगदान था नहीं, लेकिन फिर भी हम यदि इनके शासनकाल में यह काम हुआ है तो हमें यह पढ़ना पड़ता है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन, उदयपुर में एक पिछोला झील है, तो पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था वो इसके शासनकाल में हुआ था। तो आप कहोगे सर पिछोला झील का निर्माण हुआ था, इसका मतलब इन्होंने निर्माण करवाया होगा, इसका मतलब इनका तो इनमें काफी योगदान रहा होगा। मैं फिर बताता हूं, पिछोला झील के निर्माण में महाराणा लाखा का कोई योगदान नहीं था। सर कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो आप। एक बंजारा था दूर प्रदेश, उस समय दूर प्रदेश ये स्विट्जरलैंड ये नहीं होते थे यूरोप और जर्मनी, हमारे मारवाड़ जो अपना मारवाड़ होता है, जो उस मारवाड़ बीकानेर, इसको दूर प्रदेश बोल देते। तो मारवाड़ वगैरह से अब स्पष्ट नहीं है वो कहां से आया था, लेकिन ये कहानी में ये लिखा हुआ कि दूर प्रदेश से एक बंजारा आता है। बंजारा नॉर्मली हम देखते हैं बैलगाड़ियों पे यात्रा करते हैं, दुमकड़ जीवन होता है इनका, तो वही बैलगाड़ी। जिस प्रकार हमें भी कई चीजों से प्यार होता है, आपको होता है कि जो कुत्ता होता है उसको टॉमी ओमी नाम निकलवा देते और वो बहुत प्यारा होता है, पहले उसको दूध पिलाते और फिर तुम पीते हो, ऐसा ही कुछ इनका भी होता है। भाई इनकी जो गाड़ी है वो बैलगाड़ी पे चलती है, इनकी जो जीवन है वो इसी पे बीत जाता है, तो इनको बैलों से थोड़ा सा ज्यादा प्रेम था। मारवाड़ से चलते चलते मेवाड़ पहुंचे। मेवाड़ में जो बैल थे उनकी प्यास की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब आपकी प्यारी वस्तु जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, प्यार मतलब कई तरह के होते हैं, वही नॉर्मल कुत्ते वाला प्यार, हाँ, तो वो यदि किसी चीज से, वस्तु से आपको प्यार हो या किसी जानवर से आपको प्यार हो और यदि वो इस ब्रह्मांड से चली जाए तो दुख तो होता है। ये थोड़े से ये बंजारे पैसे वाले बड़े होते हैं, हम तो क्या दिखावटी कर, थोड़े से रुपए होते हैं, ये लो कोठीर बंगलार फलाना ढीकना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनके पास पैसे होते हैं, हमारी जितनी जायदाद होती है उनके तो गहने होते हैं इनके पास। ये थोड़ी इनकी हर्ट कर गई। हर्ट का मतलब आप समझते हो, सुबह शाम 2 बार होता है आपको हर्ट, ये बात इसके हर्ट कर गई। किनके? बंजारे की। बंजारे का नाम क्या है ये स्पष्ट नहीं है, कई जगह जो गूगल वगैरह या कई बुकों में दे रखा है, लेकिन उससे हमें कोई खास इश्यू है नहीं। ये बंजारा उन दोनों बेलों की याद में उदयपुर में एक जगह है पिछोली गांव, पिछोली गांव में एक झील का निर्माण करवाता है। इस गांव के कारण इसका नाम पड़ जाता है पिछोला झील। पहले क्वेश्चन आता था कि पिछोला झील कहां स्थित है, आंसर होगा उदयपुर। अभी ये पिछोला झील कहां है ये हर बच्चा जानता है, हम भी जानते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आना बंद हो गया। तो कैसे फिर आता क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आता है पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा लाखा की। पहला काम हुआ, चांदी की खान मिली, चांदी हो गई, आर्थिक स्थिति भयंकर वाली अच्छी हो गई। क्या इसमें महाराणा लाखा को योगदान था? नहीं, सिर्फ लक, भाग्य। दूसरा, एक बंजारा आया, दूर प्रदेश से आया, अपनी बेल की याद में एक झील बना के चला जाता है और लिखा जाता है महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किया गया। क्या राणा लाखा का इसमें कोई योगदान था?
नहीं था। इसका मतलब दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि चांदी की खान जावर उदयपुर में किसके शासनकाल में मिली? महाराणा लाखा। कई बार ये भी पूछ लाता है कि जो राजस्थान में चांदी खान कहाँ है, तो वो जावर उदयपुर में। एक ही बात है, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर पिछोला झील कहाँ स्थित है? आंसर होगा उदयपुर। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा लाखा। यहां से दो क्वेश्चन बने। दोनों क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये नहीं आता, आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन है वो ये है कि जो नटनी का चबूतरा है वो किस झील के किनारे स्थित है। अब देखो, जब यदि आपने कभी उदयपुर घूमने गए, पिछोला झील देखी हो, तो पिछोला झील के शायद उत्तर दिशा में, मेरे हिसाब से, मेरे को कंफर्म तो नहीं है लेकिन उत्तर दिशा होनी चाहिए, उत्तर दिशा में एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे में एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, उसको कहते हैं नटनी का चबूतरा। तो जो नटनी का चबूतरा है वो कहां बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे। अब आपका क्वेश्चन, क्या सर ये नटनी का चबूतरा महाराणा लाखा के समय बनाता? नहीं, ये नटनी का चबूतरा महाराणा लाखा के शासनकाल में नहीं बनाता। इनके बाद में एक राजा आते जिनका नाम है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह के समय नटनी के चबूतरे का निर्माण हुआ था। क्या सर है क्या? तो एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आप सुनना और फिर इस क्वेश्चन का डिसाइड करना। देखो, हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में कठपुतली वाला सिस्टम आता था। एक परिवार आता था, वो कठपुतली दिखा देते, सब इकट्ठे हो जाते थे। वही उस समय वही मनोरंजन। आजकल तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ है, उस समय तो जब ये राजाओं के समय नटनी हुआ करती। नटनी का मतलब समझते, नट जो डांस वगैरह करते। तो एक नटनी परिवार था, एक नट परिवार था, वो उदयपुर आया हुआ था। छोटा सा परिवार था, एक तो दो भाई थे, एक बहन थी, उनके माता पिता, चार आदमी हो, पांच हो गए, पांच आदमी थे। अब इसमें एक जो इनकी बेटी थी 18-19 साल की थी, उसका नाम था गलकी। जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुंदर मतलब भयंकर वाली सुंदर। जब ये कहा जाता है कि जब ये पानी पीती तो कंठ नहीं होते, उस कंठ में से इसका पानी दिखाई देता था। भयंकर वाली स्लिम बॉडी, जो आजकल नहीं कहते योगा वो करके स्लिम बनाते, वैसी थी ये। तो स्लिम थी। और इसमें यह कलाकारी मानी जाती है कि जो आज के ट्रेंड में जो योगा चल रहा, उस समय उसको यह कला थी। वो नहीं कि पैर को ऊपर सिरके लगा देना। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जो सुंदरता के साथ इसका जो शरीर था वो बहुत ज्यादा लचीला था। मतलब इसमें जो एकाग्रता थी, कॉन्सेंट्रेशन, वो बहुत ज्यादा था। तो उदयपुर में नट परिवार आया हुआ था। प्रोग्राम जगह जगह नटों का यही तो काम होता है कि आज इस गांव में प्रोग्राम दिखाया, कल उस गांव में प्रोग्राम दिखाया, प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा भला हो रहा था। अब जब बात अच्छी की हो, जैसे भाई यदि आपने बहुत कुछ अच्छा कर दिया हो तो गांव में आपका नाम हो जाता है कि फलाना के छोरे ने वैसा वैसा कर दिया। तो यही बात होता है, यदि कोई प्रसिद्ध चीज होती है और जैसे आप थोड़ा सा गलत कर दो, कुछ भी गलत कर दो, 2 मिनट में घर तक पहुंच जाती है, वो उसको आग की तरफ बात फैल जाती है। यही महाराणा तक, जब ये उसी उदयपुर में जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो किसी ने गलकी के बारे में महाराणा को बताया कि साहब आपके राज्य में एक नट परिवार आया हुआ है, उनमें एक लड़की है, बहुत सुंदर है, सुंदर के साथ वो डांस इतना अच्छा करती है कि शायद आपने देखा भी नहीं होगा। जब महाराणा को ये बात कहे कि मेरे राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है और मैं नहीं देखूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुरंत एक दरबारी को भेजा और उस नट परिवार को दरबार में बुला लिया गया। जैसे ही नट परिवार था वो दरबार में आ गया, महाराणा लाखा बैठे हुए थे, सॉरी महाराणा जगत सिंह बैठे हुए थे। महाराणा जगत सिंह सेकंड की बात है, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड बैठे हुए थे, दरबारी बैठे हुए थे। तो उसने पूछा कि ऐसा तो कौन सा नृत्य दिखाती है, ऐसा तेरे में क्या अलग है? डांस तो भाई महाराजाओं शौक क्या थे, ये पीना वीना, लड़ाई करना, डांस देखना, यही महाराणाओं काम थे। महाराणाओं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं राजस्थान की तो हम कहते हैं कि यार हम भी राजा होते तो काश कुछ और ही होता, वो थोड़ा सा अलग मामला है। लेकिन जब जो महाराणा जगत सिंह सेकंड था, उन्होंने भी खूब डांस देखे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम क्या अलग दिखाते हो कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो गलकी थी कि ऐसा क्या दिखाते हो कि आज तक मैंने नहीं देखा। तो गलकी ने कहा, हे अंदाता, हे हुकुम, आपने जो डांस देखे हैं वो आपने बंद दरवाजे में, बंद महल में देखे कि सामने 2 बोतल दारू की रख ली, सामने नाच रही है, आप वाह 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 कर रहे हो। यदि आप कभी खुले आसमान में, खुले आसमान का मतलब महल से बाहर निकलो, महल से बाहर निकलकर कभी मेरे को डांस देखो तो आपको पता चलेगा डांस क्या होता है। महाराणा को जब इतनी कोई सामने से एक नट परिवार की छोटी जाति की यदि कोई लड़की इतनी बड़ी बात कर दे तो हर्ट तो हो ही जाती है, हर्ट हो गई। महाराणा ने कहा यदि
कि ऐसा कौन सा डांस है जो मैंने नहीं देखा तू कर सकती है। तो उसने कहा आपके जो आपका राज्य है उसमें एक पिछोला झील है, हाँ है, बहुत सारी बड़ी है, कब बहुत सारी बड़ी है, क्या उसको कोई तैर के पार जा सकता है? अभी तक तो किसी तैर के पार किया नहीं है, किसी ने कोशिश नहीं की कि मैं नृत्य करती हुई, मैं डांस करती हुई उस झील को पार कर सकती हूँ। महाना लाखा ने हंसे, साथ में दरबारी हा 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 करते हैं, लेकिन फिर हट हो गई कि देखो हुकुम, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूं। महाराणा लाखा महाराणा जगत सिंह थोड़े से सीरियस हुए और जगत सिंह ने कहा यदि तू पिछोला झील को डांस करते हुए पार कर देगी, यदि तू पिछोला झील को डांस करते हुए पार कर देगी तो मैं आधा राज्य, मतलब मेवाड़ का आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। बात तो मुंह से निकल गई, जोश ही जोश में कह भी दिया। अब यदि राजपूतों का थोड़ा सा होता है कि एक बार कह दे तो उसको वचन पूरा करना थोड़ा सा उनका करना ही पड़ता उनको, अपना वचन पूरा। तो सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। फिर दरबारियों ने कहा क्या उखाड़ लेगी रे, क्या होने वाला, पिछोला झील तैरी नहीं जाती, तो तैर नहीं सकते तो एक रस्सी के द्वारा डांस करते हुए इसको पार करना वैसे इम्पॉसिबल है, इसको भी ट्राई कर लेने दो। तो दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पिछोला झील के चारों तरफ कुर्सियां डाल दी गई, महाराजा का सिंहासन लगा दिया गया, महाराजा बैठ गए, चारों तरफ सामंत बैठ गए। बात आई गलकी की, पिछोला झील के दोनों जगह एक रस्सी बांध दी गई और गलकी को कहा कि तू तेरा वचन पूरा कर, यदि तूने तेरा वचन पूरा कर दिया तो मेवाड़ का आधा राज्य महाराणा जगत सिंह तुझे दे देगा। बात बहुत सीरियस हो गई थी। गलकी ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया। गलकी ने उस रस्सी पे डांस करते हुए चलने स्टार्ट किया। जैसे ही वो आधी पिछोला झील को पार कर जाती है, सामंत का मतलब समझते हो? सामंत क्या होता है कि जब राजा बनता है, जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। एक रानोली है, रानोली हमारा मेन कस्बा है, मतलब इसको मैं राजधानी कह सकता हूं। राजधानी तो नहीं है, एक मानो कि अपना ये एक साम्राज्य है, तो रानोली मेन जगह। इसके पास में जैसे आपके छोटी मोटी जगह हैं कि जैसे किशनपुरा वगैरह, कोछोर वगैरह, तो ये इसमें जो मेन जगह होती थी, जो केंद्र होता था, जिसको हम राजधानी कहते थे, वहां सबसे बड़ा बेटा बैठता था, जिसको हम महाराजा की गिनती में लेते हैं, महाराणा की, तो यहाँ राजा बैठता था। और ये जो छोटी छोटी जगह होती थी, ये छोटी छोटी जगह जैसे किशनपुरा वगैरह, आपकी बेदगिडानी वगैरह, छोटे छोटे राज्य होते, ये इनके छोटे भाई होते थे। पहली समस्या यही थी, एक राजा की 8-10 रानी होती। मैंने तो आज तक जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें मुझे एक रानी नजर आई नहीं, 5-7 तो कम से कम होती थी इनके। अब 5-7 शादी हो जाए और रिजल्ट नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रिजल्ट आना पॉसिबल सा है, रिजल्ट आया 10-12 निकल ही आते हैं। जब 10-12 का रिजल्ट आ जाए, 10-12 का रिजल्ट आया जाए, तो ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे गांव होते थे उनको जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? जागीर बोल देते, ये उनको दे देते, भेंट कर देते थे। और ये जो जागीर का जो मालिक होता था वो कहलाता जागीरदार या सामंत। तो सामंत में कुल मिला के कह सकता हूं कि राजपूत होते थे और इन्हीं के छोटे बेटे वगैरह होते थे, भाई वगैरह जो भी उनके रिलेशन में थे वो होते थे। तो जैसे ही नटनी ने आधी पिछोला झील पार कर ली, सामंतों की थोड़ी सी समस्या आ गई कि यदि गलकी ने पूरी पिछोला झील को पार कर लिया तो आधा राज्य किसको देना पड़ेगा? गलकी को देना पड़ेगा। और यदि गलकी को देना पड़ेगा, इसका मतलब आधा राज्य की जो रानी थी, महारानी थी, वो कौन बनेगी? गलकी। अब एक नट परिवार की एक लड़की की गुलामी एक राजपूत कर सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ युद्ध की बात तो है नहीं कि तलवार चलाई गलकी को हरा दिया, ऐसा कुछ है नहीं। बात वचन की आ गई, वचन पूरा करना जरूरी हो गया। जब सामंतों को इस बात का पता चलता है और वो उसके गलकी के जो गलकी थी उसकी अधीनता स्वीकार करने के से मना कर देते हैं, तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र ये रचते हैं कि जैसे ही वो आधी पिछोला झील को पार करती है, एक सामंत जाता है, षड्यंत्र के साथ चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। फील नहीं होता है किसी ने काटा है, लेकिन कहा जाता है उस रस्से को काट देते हैं। रस्से को काटते ही जो रस्सा है वो टूट जाता है, पिछोला झील में चला जाता है। उस रस्सी के साथ ही जो गलकी थी वो भी उस झील में डूब जाती है। जब उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है, जब महाराणा जगत सिंह के सामने ये पूरी स्टोरी उसको पता चल जाता है कि सामंतों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। सामंतों को भाई बराबर के भाई थे, तो उनको दंड वगैरह दे नहीं सकता कि ये विद्रोह कर देंगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, तो वो कुछ करता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी लाश को देखते हैं, जैसे ही उसकी लाश को जगत सिंह सेकंड देखते हैं, जगत सिंह सेकंड के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं वो रोने लग जाता है बैंकर वाला। वो उस अपनी व्यथा को, उस दुख को बताने के लिए, आगे की पीढ़ियों में, इतिहास में बताने के लिए वहां उस झील के किनारे एक चबूतरे का निर्माण
चबूतरे का निर्माण करवाते हैं, जिसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। पहला, नटनी का चबूतरा किस झील के पास स्थित है? किस झील के पास स्थित है? पिछोला झील के पास। दूसरा क्वेश्चन, नटनी के चबूतरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराणा लाखा के शासनकाल में नहीं हुआ था, महाराणा जगत सिंह के सेकंड में। यह क्वेश्चन पिछोला झील से अटैच था, इसलिए मैंने यहां बता दी। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन, चांदी की खान जावर उदयपुर में मिली, किसके शासनकाल में मिली? महाराणा लाखा। पिछोली गांव में पिछोले झील का निर्माण करवाया एक बंजारे ने, किसके शासनकाल में? पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, जिसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा। यह किसके शासनकाल में बना? महाराणा जगत सिंह के सेकंड में। तो उतारो इसको थोड़ा से 3 लाइनों को। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भयंकर वाला क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? क्वेश्चन क्या आएगा? नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? आंसर होगा कुंभाहाड़ा। आप कहोगे सर क्या मामला है, ये तो रट तो हम ही रहे, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा, मामला क्या है? तो एक छोटी सी कहानी और सुनो तो फिर। शादी वादी तो सबकी देखी हुई है आपकी। शादी में जाते हो हैं, दूल्हे से ज्यादा सज के रहे, तो साइड में मतलब दूल्हे के जस्ट साइड में रहते हो, कुछ कुछ कोशिश में लगे रहते हो। हाँ, वो उसी शादी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब शादी होती है, और मुझे आप पे विश्वास है, पूरे फेरे देखते हो आप, और फेरे देखने के बाद में विदाई होती है, वो भी देखते हो, क्योंकि दूल्हे के साथ जाते हो, दूल्हे के साथ आते हो, पता नहीं इधर उधर कहीं टाका भिड़ जाए तो हमारा भी आगे काम हो जाए, है? तो वही कहानी है। तो हमारे क्या होता है, अब हमारे ये होता है कि जैसे कोई शादी होती है, तो जैसे ही लड़की को विदा करते हैं, तो लड़की के साथ एक छोटा बच्चा या एक छोटी लड़की साथ में आती है। आपने नोट किया था? वो फिर हम फेर मोड़े जाते हैं तो हमारे साथ वापस जाती है ना, वो साथ आती है। ये पहले भी था, जब पहले भी जो शादी होती थी तो उनके साथ आता था। फर्क हमारे इतना ही है कि राजा महाराजा थे, उनके कमी नहीं थी, बहुत सारी दासियां, रिजल्ट आपने देखे 10-12 निकल जाते थे, एक कम हो जाए तो भी कोई खास इश्यू होता नहीं था। आजकल तो इतने 1-2 होते हैं, उनको यदि लड़की के साथ भेज दें तो फिर मामला पीछे वाला बिगड़ जाएगा। पहले ऐसा इश्यू था नहीं। आज जो साथ आते हैं लड़की के, वो वापस चले जाते हैं, लेकिन महाराणा के समय जो साथ आते थे वो वापस नहीं जाते थे। तो महाराणा लाखा जी की शादी होती है हाड़ोती। कहाँ? हाड़ोती, ये जो अपना बूंदी वाला है, बूंदी के जो शासक होते थे, जो बूंदी के शासक होते थे, उनको हाड़ा शासक कहा जाता था। तो एक हाड़ी रानी थी, उसके साथ इनकी शादी हो गई। शादी होते जैसे वो रवाना हुए, तो रवाना होते वो जो साथ में आते हैं, तो उनके साथ में एक नौजवान आता है, 20-22 साल का नौजवान था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। वो उनके साथ में आ जाता है। जो शादी हो गई, रानी मेवाड़ आ जाती है। जब नई नई शादी होगी, आपकी भी 1-2 की हो रही होगी, तो शादी होते ही पता है, जैसे शादी हो जाती है 1-2 दिन होते हैं, जैसे दिन में तो आपको कोई बात करने देता नहीं है, जैसे शाम आती है, और क्या जचा नहीं जचा, घर जचे कि नहीं जचे, तेरा मन लगा नहीं, पूछने पड़ते हैं, और जरूरी भी है, पूछना भी चाहिए। तो महाराणा लाखा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। महाराणा लाखा जैसे ही सुबह आए, पहुंचे, तो शाम को जैसे खाना खाने बैठे, तो रानी खाना परोस रही थी। खाना खाते खाते बातें कर ही लेते, तो उन्होंने कहा कि और रानी कैसा है, कैसा लगा मेवाड़? कि अच्छा नहीं, फिर भी बता मजा आया कि नहीं आया? कि बूंदी वाली बात नहीं है। मैंने सोचा यार, अच्छा वाला महल दे रखा है, 7 तरह के व्यंजन बन रखे हैं, मैं भी अच्छा वाला स्मार्ट हूं, मामला क्या है? बूंदी वाली कोई पुराना मामला है कि क्या? समझ में नहीं आया कि बूंदी वाली बात नहीं है। मान लाखा ने कहा यार, औरतें होती हैं, ऐसे ही बातें करती हैं, करती रहती है, क्या कहना, क्या सुनना उनका, कोई नहीं है। दूसरे दिन फिर राणा जी आए, राणा जी को खाना परोसा गया कि और रानी क्या हाल है? क्या हाल? ठीक है, ठीक है, नहीं फिर भी बता कि बूंदी वाली बात नहीं है। राणा ने फिर कहा यार कोई नहीं, कहती होगी रे यार, औरतें हैं, नहीं पीर की याद भी ज्यादा आती है, थोड़ा सा इतने दिन रह के आई है, नहीं होगा। महाराणा ने फिर तीसरे दिन जैसे ही खाना खाया, पूछा कैसी है, अपने आप मन में सोच, ऐसे नहीं कर दे कि बूंदी वाली बात नहीं है। महाराणा ने फिर कहा और रानी क्या हाल है? तुरंत हाड़ी रानी ने कहा बूंदी वाली बात नहीं है। मामला गड़बड़ा गया।
जोश होता है, जोश वो थोड़ा सा गुस्से में हो गए, गुस्से में कहते हैं कि यार मैं, वो नहीं कहते हैं कि रोटी खाऊं ना जखेगी सारी बात, तो क्या यार खाना खाता नहीं हूं, 2 दिन से सुन रहा हूं, बूंदी वाली बात नहीं है, बूंदी वाली बात नहीं है। गुस्सा आ जाता है महाराणा लाखा को, और महाराणा लाखा को गुस्सा आते वो कहता है, एक जोर वचन तो देने की आदत ही है, भविष्यवाणी कर ही देते, फिर राणा लाखा को गुस्सा आ जाता है। राणा लाखा कहता है जब तक मैं बूंदी को तहस नहस नहीं कर दूं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पास में बॉडीगार्ड होते हैं, हाँ, तो वो बॉडीगार्ड खड़े थे, सामंत होते हैं, सामंती थे उनके साथ में। सामंतों ने इस बात को सुना, महाराणा को कहा सर बात क्या है, क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया? मैंने कहा कि जब तक मैं बूंदी को तहस नहस नहीं कर देता, मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो। एक सामंत ने कहा मेरी बात सुनो। पहली बात तो क्या काल आप छोरी ब्यार ले, आज आप आक्रमण कर, लोग धूल गेरसी वाला, समझ रहे हो कि लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ठीक नहीं लगेगा। फिर भी ठीक है, आपका भाई मेवाड़ का महाराणा है, उसके वचन को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत भला बुरा सुन भी लेंगे, और फिर इतिहास में नाम लिख देंगे कि एक महाराणा लाखा थे, उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए बूंदी को तहस नहस कर दिया। यहां तक भी ठीक है। दूसरी बात, जो बूंदी के हाड़ा शासक वो चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, उनके सूर्य का डंका बजता है वहां, इतना आसान नहीं है उनको हरा दे। तो महाराणा आखा की आंखें खुली रही, यार ये तो मामला तो बिगड़ गया। तीसरी बात, मानते मेवाड़ वाले राणाओं में भी दम है, हम आक्रमण भी कर देंगे। बूंदी यहां से दूर कितनी है, और जाते ये नहीं है कि जो आप गए बूंदी पे तीर चला, यार बूंदी तहस नहस हो गई, आक्रमण करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ेंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन में बाद में बूंदी तो जीत लेंगे, लेकिन बूंदी को देखने के लिए आप नहीं रहोगे, क्योंकि 10-15 दिन आप अंजल ग्रहण नहीं करोगे, और अनजल ग्रहण नहीं करोगे तो फिर तो मामला सारा ही, आप ऊपर वाले भगवान के पास चले जाओगे, और फिर बूंदी की रक्षा करते हुए मामला बिगड़ जाएगा। तो सारा दरबार हक्का चक्का 2-3 घंटे बातें चली, किया क्या जाए। राणा था, वचन तोड़ नहीं सकता, सामंतों का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो या तो मेरे को बूंदी पे आक्रमण करना पड़ेगा, या फिर मेरे को राम जी के पास जाना पड़ेगा। मामला सारा बिगड़ गया। एक तुम्हारी तरह एक समझदार सामंत था, उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के वो कहता है कि महाराणा मेरी बात सुनो। कब बता, यही तो वेट है, कोई तो दो राय। तो उसने कहा आपने ये कहा था ना बूंदी को तहस नहस कर दूंगा, हाँ ये कहा था आपने, ये थोड़ी कहा था असली बूंदी को तहस नहस कर दूंगा। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो एक काम करते हैं, हम मिट्टी की नकली बूंदी बनवा लेते हैं, और उसको आप तहस नहस कर दो, हमारे वो ससुराल है आपका, उसमें भी इज्जत रह जाएगी, और उनके वो सूर्य का डंका उनका बजता, उनसे भी डंका नहीं बजाना पड़ेगा, आप भी राम जी के पास नहीं जाओगे, सारे काम मारना का क्या बात है। तुरंत एक माला निकाली, पहले वाले ये होते थे तुरंत भेंट दे दी, वो भी खुश रहे। अब उनको दूसरे दिन जैसे ही शाम थी, दूसरे दिन कहाँ आए, रात की बात थी, रात को एक कारीगर को बुलाया गया और मिट्टी की नकली बूंदी बना दी गई। साहब नकली बूंदी बन गई। उसने कहा युद्ध थोड़ी लड़ना है। 3-4 सामंत साथ में चले गए, महाराणा जी घोड़े पे बैठ के सवार हो गए, और जैसे कहा सामंत ने कहा साहब ये आपकी बूंदी, तीर चलाओ, इसको तहस नहस कर दो, आपका वचन पूरा हो जाएगा, हमारी भी लाज रह जाएगी। कोई बात नहीं है। महाराणा लाखा जैसे ही तीर बाण निकाल के बूंदी की तरफ चलाते हैं, उस नकली बूंदी में से एक तीर निकल के आता है जो महाराणा लाखा के घोड़े को लगता है। सब हक्के बक्के रह गए कि यार ये नकली बूंदी में से तीर कैसे चल सकता है, मिट्टी की बूंदी में से तीर कैसे चल सकता है। मामला किसी के समझ में नहीं आया। तो फिर उसने कहा देखो तो सही मामला क्या है, कि वास्तव में नकली बूंदी में मतलब वो क्या कहते हैं, जादू तो नहीं होने लग गया। तो उसने वहां गए, जैसे ही वो नकली बूंदी के पास जाते हैं, केसरिया वस्त्र धारण किए एक नौजवान 22 साल का नौजवान निकलता है। उस नौजवान का नाम था कुंभा हाड़ा, जो ससुराल से लाए थे हाड़ा को साथ में, वो आदमी निकलता है। सामंत ने समझाया, अरे तूने महाराणा लाखा का नमक खाया है और तू सेवक है, तो तू यार इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इनसे युद्ध कैसे कर सकता है। तो महाराणा जो कुंभा हाड़ा है वो कहते हैं बिल्कुल साहब, मैंने इनका नमक खाया है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं इनका सेवक हूं। यदि मैंने नमक नहीं खाया होता तो ये जो तीर है ना वो राणा के घोड़े को नहीं, राणा को लगता। रही बात प्रतिष्ठा की, तो बात रही शौर्य की, बूंदी की, तो बूंदी चाहिए असली
होती है नकली, वो मेरे स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपका सेवक हूं, सेवक होने के नाते वो जो तीर था वो घोड़े को लगा, यदि अगला तीर बूंदी की तरफ आया तो वो तीर घोड़े को नहीं राणा को लगेगा। तो वहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस सपने को पूरा करने के लिए उस कुंभाहाड़ा को मारना पड़ेगा। 4-5 सामंतों के साथ उस कुंभाहाड़ा का युद्ध होता है। कुंभाहाड़ा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है और इतिहास के पेजों में एक नाम लिखा जाता है कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए एक व्यक्ति मारा जाता है जिनका नाम क्या था? कुंभाहाड़ा। आई बात समझ में? अब 4 चीजें हमने सीखी, गौर करके देखना। पहली चीज सीखी कि चांदी की खान जावर उदयपुर में है। चांदी की खान मिली, महाराणा लाखा के समय मिली, लाखा का कोई योगदान नहीं था। दूर प्रदेश से एक बंजारा आता है, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवा देता है, राणा लाखा कोई योगदान नहीं था। इसका मतलब दोनों लक्ष्य से याद रह जाएंगे दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नटनी का चबूतरा, इसमें महाराणा लाखा कोई नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। नटनी का चबूतरा किस झील पे स्थित है, किसके शासनकाल में बना? 2 चीजें ये। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए महाराणा लाखा का कोई योगदान नहीं था। शादी हो जाती है, एक नौजवान साथ में ले आता है और वचन के नाते ये इतनी बड़ी कहानी हो जाती है और एक नया क्वेश्चन बन जाता है, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया है? आंसर क्या होगा? कुंभाहाड़ा। पढ़ो चारों क्वेश्चनों को समझो। चलो तो एक और क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इस महाराणा लाखा के शासनकाल से। एक क्वेश्चन और आता है कि मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन होगा राजकुमार चुंडा, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं आगे। सबसे पहले भीष्म पितामह थे कौन? ये हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, रटना नहीं है। यदि हिस्ट्री को रटोगे तो फिर याद क्या करोगे, थोड़ा समझना। चारों कहानी थी, आपके समझ में आ गई। अगली कहानी पे आता हूं। मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आंसर है राजकुमार चुंडा। आपको कि सर मामला क्या है, स्पष्ट करो। रट रट तो हमने पहले से लिया, कहानी क्या है वो बताओ। तो देखो, महाभारत आपने देखी है। महाभारत में एक अस्तिनापुर नाम का राज्य होता था। अस्तिनापुर राज्य में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शांतनु। क्या था? शांतनु। अब वो होता है शादी एक से प्यार दूसरे से, तो ये आपकी कोई गलती है नहीं, पहले से ट्रेंड है। राजा महाराज हमारे पूर्वज भी करते थे, सिर्फ वो ओपन नहीं होते थे, हमारे साथ ही ओपन हो जाते हैं, तो कोई खास इश्यू है नहीं। तो महाराजा शांतनु था, उनकी शादी हुई थी एक गंगा महारानी थी जिसका नाम था गंगा। वेड्स का मतलब समझते हो? शादी, वो क्या लिखते? शुभ विवाह क्या लिखते? वो संग 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 नहीं लिखते, लक्ष्मी संग कमल, और वो ऐसा ऐसा लिखते हैं, वही। तो जो शादी हुई थी शांतनु की, वो हुई थी गंगा से। उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। 2-1 साल शादी को हुए, 2 साल तो क्या 10-12 साल के बाद में एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम था देवव्रत। अब राजाओं को प्यार बहुत जल्दी हो जाता था पहले के समय में। इस राजा को, अस्तिनापुर के राजा को, शांतनु को एक रानी से प्यार हो जाता है जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती को प्यार हो जाता है। प्यार की लास्ट वाली स्टेज शादी होती है। हाँ, तो लास्ट वाली स्टेज आ गई। अब जो अस्तिनापुर के राजा थे उनको लगा कि शादी तो करनी ही पड़ेगी, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। उन्हें कहते मैं वो जी नहीं सकता और मर जाऊंगा, तो ये मरने वरने वाली बात तो नहीं की थी, लेकिन इन्होंने कहा मैं इनके बिना रह नहीं सकता। तो सत्यवती ने कहा देख बात सीधी सी है, आपकी 2-1 शादी तो पहले से हो रखी है, मेरा नंबर आता है 3रा। यदि मैं आपसे शादी करूं तो मुझे क्या फायदा? कि क्या फायदा चाहिए? बढ़िया तेरे को एक अलग से महल बनवा दूंगा। पहले वाले राजा दानवीर बड़े होते थे, 4 रानी लाते, 4 महल बनवा देते, और 4 में नए नए रिजल्ट आते रहते थे, कोई खास इश्यू था नहीं उनका। तो सत्यवती ने कहा कि मेरा नंबर आता है 3 या 4 पे, पहले से आपके 3-4 पुत्र हैं, सबसे बड़ा है देवव्रत। अब जैसे ही पहले का नियम था कि जो गद्दी पे बैठेगा वो सबसे बड़ा बेटा बैठेगा, तो देवव्रत राजा बनेगा। यदि मेरे कोख से कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो कभी अस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं आपसे एक ही शर्त पे शादी कर सकती हूं कि यदि मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला बच्चा अस्तिनापुर की गद्दी पे बैठ जाए तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। मामला सारा सीरियस हो गया। अब यार कैसे कह दे कि आपके 20 साल का बेटा पहले से है, आप एक रानी को, दूसरी लड़की को कैसे वादा करके आ सकते हो कि तेरे कोख से उत्पन्न होने वाले बच्चा अस्तिनापुर की गद्दी पे
बैठ जाएगा। मामला थोड़ा प्यार सीरियस वाला प्यार था, जानते हो सीरियस वाला। हाँ, तो 2-1 दिन वो मिलना जुलना नहीं हुआ, दारू वारू पीने लग गया, ये वो फलाना ढीकना, बैंकर वाला सिस्टम जो चल रहा है वही चलता है। बात जब बेटा देखता है, एक दिन देखा कि यार बाप आज तो ज्यादा कुछ सीरियस हो रहा है, बेवफा वाले गाने चला रखे हैं यार, मतलब शराब वराब की बोतल खुल रही है यार। मामला बेटा सोचा यार कोई ना रे, कोई टेंशन होगी, पी रहा होगा, कोई खास इश्यू है नहीं। बेटा जैसे ही सुबह उठा, सुबह भी भाई साहब चाय की जगह वही पेकर वही बेवफा के गाने। उसने कहा बाप हमारे इस टाइम में नहीं होता, पहले वो लोग फ्रेंकली होते थे, वो सीधा सीधा पूछ लेते थे कि मेरे बाप मतलब महाराजा मामला क्या है। ये बेवफा 40 साल की उम्र है, ऊपर से शराब, मामला क्या है वो बताओ मेरे को। फिर कई देर के नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पहले की कोई याद आ गई कि पहले वाली याद आज ही कैसे आई, पहले वाले दिनों में कैसे नहीं आई। तो थोड़ा सा वो जिद्दी करने लगे, यार पापा मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे को ये नहीं बताते। अरे क्या तेरे में सुनने की हिम्मत नहीं होगी, आप कहो तो सही, सुनने की हिम्मत है कि नहीं है वो बाद में देखते हैं। तो मामला उसने कहा देख बुरे मानने की जरूरत नहीं है, 3 रानी मेरे के पहले से मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की ये कहती है कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला बच्चा अस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा। छोरा देवव्रत का चेहरा एकदम सफेद। फिर देवव्रत ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो देखा अस्तिनापुर के शांतनु जी इधर उधर झूल रहे हैं, दया आ गई। उस समय देवव्रत एक वचन देते हैं कि मैं और मेरे पूर्वज कभी भी अस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठेंगे, कि पापा मैं आपको वचन देता हूं, मैं और मेरे जो पूर्वज जो आगे की जो पीढ़ी आएगी वो कभी भी अस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। मैं आपको इस मर्यादा से मुक्त करता हूं और आप अपने प्यार को सफल कर सकते हो। इतना हिंट मिलते ही शांतनु जी ने सत्यवती से शादी कर ली और उनसे जो बेटा हुआ वो अगला अस्तिनापुर का राजा बनता है। लेकिन ये जो स्वाभिमान देवव्रत थे, पितृभक्त जो देवव्रत थे, वो इतिहास में नाम लिखा गए। भारत का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देवव्रत को। इसलिए इसको अब समझ में आया, भीष्म पिता का मतलब अपनी गद्दी छोड़कर पापा के प्यार के लिए गद्दी की कुर्बानी कर देने वाले को भीष्म पिता कहते हैं। अब इसका मतलब मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह राजकुमार चुंडा को कहा जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके साथ भी ऐसी कहानी गठित हुई होगी। तो एक छोटी सी कहानी और सुना दो, वैसे कहानियों में चलाएगी पूरी क्लास कोई, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके याद होनी चाहिए और रटने से ये चीजें याद होंगी भी नहीं, पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो सुनो, मेवाड़ था, मेवाड़ में 5 जिले आते हैं, अपना उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये एक मेवाड़ राज्य होता था, नीचे वाला राजस्थान का। उधर जो बीकानेर से नीचे वाला जोधपुर, थोड़ा जैसलमेर बाद में बना था, लेकिन जो जोधपुर वगैरह जो था वो मारवाड़ कहलाता था। तो मेवाड़ के जो राजा थे वो हम पढ़ ही रहे, महाराणा लाखा। इसके समय मारवाड़ में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राव चुंडा। ठीक है, महाराणा लाखा के एक पुत्र था, सबसे पुत्र तो कई थे, सबसे जो बड़ा पुत्र था वो था राजकुमार चुंडा। राजकुमार चुंडा थे, सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो गद्दी पे बैठता है। इसका मतलब मेवाड़ का अगला शासक कौन होना चाहिए? राजकुमार चुंडा। राजकुमार चुंडा होना चाहिए। इधर मारवाड़ में जो राजा था वो राव चुंडा था। ये राव चुंडा और राजकुमार चुंडा एक नहीं है। जो राजकुमार चुंडा है वो राणा लाखा का बेटा था, राव चुंडा मारवाड़ का शासक था। राव चुंडा के 3 संतान थी, एक बेटी थी उसका नाम था हंसाबाई, बड़ा बेटा था उसका नाम था रणमल, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था कान्हा। कांजी बोलते थे, कान्हा नाम था। ठीक है, अब पहले के जो शादीवादी होते थे तो नारियल बेच देते। नारियल का मतलब होता है जैसे एक कोई राज्य का राजा दूसरे राज्य में यदि नारियल बेचता, दूसरे राज्य वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता, तो वो शादी मान्य होती थी। महाराज महाराणा लाखा जी की उम्र ठीक ठाक थी, 50 के समथिंग थी। ये जल्दी ही शादी के कुछ दिनों बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब हम अगला शासक पढ़ेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि 10 साल की उम्र में राजा बना, इसका मतलब बुढ़ापे में औलाद हुई थी। तो सुनना, महाराणा लाखा की अच्छी भली उम्र हो गई थी। एक दिन दरबार चल रहा था, दरबार में राजकुमार चुंडा उपस्थित नहीं था, वो शिकार वगैरह खेलने गए हुए थे। राजकुमार चुंडा, महाराणा लाखा बैठे हुए थे। जो राव चुंडा है वो अपनी बेटी हंसाबाई, ये कहा जाता 22 साल की थी, ये 20-22 साल की, हंसाबाई का रिश्ता भेजते हैं मेवाड़। मेवाड़ में रिश्ता किसके लिए भेजेंगे?
राजकुमार चुंडा। राणा लाखा 50 साल पार कर चुके हैं, नौजवान है 20-22 साल का राजकुमार चुंडा। इसका मतलब कंफर्म है शादी का प्रस्ताव नारियल, नारियल और शादी का प्रस्ताव एक ही चीज है। जो शादी का प्रस्ताव या नारियल राजकुमार चुंडा के लिए भेजते हैं। मानते हो इस बात को? दरबार चल रहा था, मारवाड़ की तरफ से एक उनका व्यक्ति आता है, राजदूत आता है, वो उस नारियल को भेजता है कि मारवाड़ के शासक राव चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई का नारियल भेजा है। वो इतना ही कहते हैं हंसाबाई का नारियल भेजा है, वो ये नहीं कहते कि राजकुमार चुंडा के लिए भेजा है कि राणा लाखा के। लेकिन राणा लाखा भी इतना तो बेवकूफ नहीं था कि 50 साल की उम्र है, इस बुढ़ापे में मैं लकड़ियों की जरूरत है ना कि लड़कियों की, इतना तो वो भी समझता था। तो मामला थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा ये मजाकी टाइप का था, तो डायलॉग मारने की इसकी थोड़ी आदत थी। तो इसने कहा, जो साथ में आया था राजदूत, उसको कहता है कि आजकल बुड्ढों के लिए नारियल कौन लाए, कि मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो मेरा जैसे बुढ़े आदमी के लिए नारियल लाया। जबकि उसको पहले से पता था कि नारियल आया राजकुमार चुंडा के लिए, लेकिन वो मजाक में जोक के चक्कर में, जोक होते हाँ आप वाला जोक, उसके चक्कर में वो थोड़ा सा ऐसा कमेंट मार देता है। थोड़ा राजदूत अच्छा आदमी था, अच्छी ऐसी की ऐसी बात जो राणा लाखा ने कही, वो बात वापस जाके यहां कह देता रणमल को। हंसाबाई का बड़ा भाई था रणमल को कह देता है कि राणा लाखा ने यह कहा कि बुड्ढों के लिए नारियल कौन लाए, मतलब बुड्ढों के लिए शादी का प्रस्ताव कौन लाने लग गए। मामला तो रणमल थोड़ा शकुनी टाइप का था, ये गेम खेलने में था, इसने गेम खेला। इसने कहा एक काम कर, ये नारियल ले जा और तू उसको वापस ले जाके और ये बात कह दे कि हम भेजेंगे, मारवाड़ वालों ने बुड्ढों के लिए नारियल भेजा है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मैं शादी तो हंसाबाई है, इसकी बहन थी हंसाबाई, कि हंसाबाई की शादी में राणा लाखा से कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, मारना के साथ विवाह कर दूंगा, लेकिन इसकी कोख से उत्पन्न होने वाला बच्चा मेवाड़ की गद्दी का अगला शासक होना चाहिए। अब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगली बार जब जो राजदूत था वो जैसे ही उस दरबार में जाता है, उस समय राजकुमार चुंडा वहां उपस्थित थे। राजकुमार चुंडा ने जैसे ही ये बात सुनी, कई देर तो समझ में नहीं आया मामला क्या है, नारियल और बुड्ढा और क्या मामला है। इतने में एक साथ में बैठा था, उसने कहा मामला ऐसा ऐसा है। जब उस पूरी कहानी का पता चलता है कि मारवाड़ वालों ने उल्टा पासा फेंक दिया है, और फिर यह भी कहा जाता है कि राणा लाखा को भी थोड़ी हंसाबाई पसंद थी, ज्यादा तो नहीं, 50 की उम्र में थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आप समझ आओ आगे जो भी था इनका मामला, ये बात मामला चला जाता है। तो राजकुमार चुंडा को दिल पे लगती है भयंकर वाली। अब यदि बाप का वचन पूरा नहीं करे तो फिर बेटा किस काम का। यह पितृ भक्त राजकुमार चुंडा उस समय वचन लेते हैं कि मैं या मेरे आगे आने वाले कोई भी वंशज, मेरे से आगे आने वाले कोई भी वंशज मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठेंगे, मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। और मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठेंगे, इसका मतलब इन्होंने पितृभक्ति के चक्र में गद्दी का त्याग कर दिया। सेम घटना जो भारत के भीष्म पितामह वाली हो गई। इसलिए मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजकुमार चुंडा को। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। हमें हिस्ट्री को इसी तरीके से कहानियों के लय में पढ़ना है, रटनी कुछ भी नहीं है। सारी कहानियां जो हमारे लाइफ में घटित होती हैं वही राजाओं के राज में फर्क है। हम एक एक लाइन रटने के क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। चांदी की खान जावरू उदयपुर में किसके शासनकाल में? महाराणा लाखा में। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में? नटनी के चबूतरे का निर्माण किसके शासनकाल में? जगत सिंह सेकंड में। गल की नाम था, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया? कुंभाहाड़ा। और मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजकुमार चुंडा को, ना कि राव चुंडा को। जब यह क्वेश्चन आया था एक बार, मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, उस समय पहला ऑप्शन राव चुंडा था। हमें पहले ऑप्शन को टिक नहीं करना है, हमें आंसर देना है राजकुमार चुंडा। ये थे आपके महाराणा लाखा। जो ये हंसाबाई से शादी हो जाती है, शादी होते ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही एक बच्चे ने जन्म लिया मोकल, और मोकल मेवाड़ के जो गद्दी थी बैठता है। तो महाराणा लाखा के बाद में जो अगला शासक होगा वो होगा महाराणा मोकल। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यदि सभी को ये क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।